जय हिंद दोस्तों, welcome back to the Smart IAS Foundation. You are watching Assam Prahari with me Raj Gaurav, and on today November 30 we will discuss these topics from last week Assam specific current affairs. लास्ट के वीक में जो असम स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स थे हम उनको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस द एजेंडा फॉर टुडे. आज के एजेंडा की अगर हम बात करें तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जीएस पेपर 2 एंड 5 से रिलेटेड होगा. मेनली मेंस के लिए, प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो जीएस पेपर 1 में आएंगे ही. टॉपिक क्या है? रोल ऑफ एआई इन इलेक्शंस. हमने एआई का यूज आसाम में, इंडिया में, एजुकेशन के फील्ड में, स्टार्टअप के फील्ड में, इन सब में देखा. आज हम इलेक्शंस के फील्ड में भी देखेंगे कि वहां पे एआई क्या रोल प्ले कर सकता है. देन द सेकंड टॉपिक वी विल डिस्कस इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट. इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट, इजराइल एक नेशन, इसका मैं मैप भी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा. ये मैप भी हमें ध्यान में रखना है. कई रीजन्स के वजह से इजराइल न्यूज में भी रहा, पर एक चीज इजराइल में मानने वाली बात है कि उन्होंने अपने आप को ना सेल्फ सस्टेनेबल बनाने का काफी प्रयास किया है और सक्सेसफुल भी रहे हैं. उन्हीं इजरायली कंपनी से या इजरायली रिसर्च से सीख कर हम आसाम में, इंडिया में एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने वाले हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. थर्ड टॉपिक वुड बी फ्रॉम जीएस पेपर 2 एंड 5, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स असम अमेंडमेंट बिल. असम प्री सिक्योर में मैंने इससे पहले भी ये ना प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स अमेंडमेंट बिल डिस्कस किया है. आज हम इसको आसाम के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, क्योंकि प्री सिक्योर में मैंने इसको डिस्कस किया था डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स के पर्सपेक्टिव में कि किस तरह से कुछ एनिमल स्पोर्ट्स को उन स्टेट्स में लीगल किया गया, वो आज हम आसाम में देखेंगे. एंड देन द फोर्थ टॉपिक वुड बी आसाम सेट सैटेलाइट, जो कि जीएस पेपर 3 एंड 5 में इस रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं. और इन सारे टॉपिक से रिलेटेड मैं तुम्हें मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा और प्रीलिम्स का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा. ओके, तो ये रहेगा हमारा आज का एजेंडा. रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन की बात कर लें तो जो पहला टॉपिक आज मैंने तुम्हें चूज करके दिया है पढ़ने के लिए, वो है नवंबर 30 आज के ही आसाम ट्रिब्यून से न्यू लेबर कोड्स के ऊपर. न्यू लेबर कोड्स जो कि अभी न्यूज में है, हम उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस उनसे रिलेटेड टॉपिक को मैंने यहाँ मेंशन किया है, जो कि आप न्यूज़पेपर में जाकर पढ़ सकते हैं अपने रीडिंग, अपने अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए. सेकेंड टॉपिक है द हिंदू से, जहां पर एसआईआर के बारे में एक बड़ा अच्छा एडिटोरियल आया. एसआईआर अभी न्यूज में है, रिसेंटली बिहार में कंडक्ट हुआ, बंगाल में एसआईआर के बारे में बात चल रही है, आसाम में भी एसआईआर को लेकर कई एसआईआर चर्चे में है. तो एसआईआर का क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है, इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव, गवर्नमेंट इसके कई फायदे गिनाती है, पर यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एडिटोरियल में लिखा था बर्डन ऑफ प्रूफ. तो ये ना आपके लिए अपने ऐसे लिखने के लिए या फिर जीएस पेपर 2 में आगे गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा ये आर्टिकल. ये दोनों आर्टिकल आपके आज के रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन के लिए रहेंगे. ठीक है, नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक. आज हम पहले टॉपिक पर आते हैं. चलिए, तो अब पहले टॉपिक पर आते हैं हम, रोल ऑफ एआई इन इलेक्शंस. इसको डिस्कस करते हैं. असम ट्रिब्यून में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल इसके ऊपर लिखा गया था. एआई की बात हम जब करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारे लाइफ के हर फील्ड का धीरे धीरे पार्ट बनते जा रहा है. तो उसको लेकर इलेक्शंस में, अपकमिंग आसाम असेंबली इलेक्शन जो होने वाले हैं, या फिर आगे भारत में अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होंगे या लोकसभा के चुनाव होंगे, तो एआई क्या रोल प्ले करेगा, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे. सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से क्या तुम्हें जानना चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं. पर ऐसा भी नहीं है कि हम एआई को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देंगे, सो हम वे फॉरवर्ड कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. और फिर उससे रिलेटेड आपके लिए मेंस का और प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होगा. ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ एआई. जो अपकमिंग आसाम असेंबली इलेक्शन से या बाकी स्टेट के असेंबली इलेक्शन होंगे, उनमें क्या आसाम एआई का रोल होगा. सबसे पहला जो है वो इनहेंस्ड वोटर आउटरीच. एआई के हेल्प से ना हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऐसे कई कंपनियां कर रही हैं. जैसे तुम अभी अमेजोन पे, एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूं कि तुम अमेजोन या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, वहां पे आजकल जो कस्टमर सपोर्ट है ना, वो एआई बेस्ड कस्टमर सपोर्ट, एआई ड्रिवन कस्टमर सपोर्ट हो गया है. वैसा ही कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हम वोटर्स के लिए कर सकते हैं एआई की हेल्प से. दूसरा, मल्टीलिंगुअल एआई वॉइस सिस्टम. असम में कई टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती है, इंक्लूडिंग असमीज, बंगाली, बोडो, खारबी, ट्राइबल डायलेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश. ये सारी लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोगों के लिए अगर इनके पर्टिकुलर इन्हीं लैंग्वेजेस में अगर वॉइस सिस्टम के थ्रू हेल्प मिल जाए तो वोटिंग का प्रोसेस और स्मूथ हो सकेगा. ये एक बढ़िया रोल हो गया, पॉजिटिव रोल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. देन कैंपेन एफिशिएंसी. हमारे जो भी इलेक्ट्रल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं या जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, दे कैन आल्सो यूज एआई फॉर साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग ऑफ द वोटर्स.
अभी जो आसाम में जिस पार्टी की गवर्नमेंट है या जो पार्टी अभी अपोजिशन में है या जो पार्टी नई कोई पार्टी बनेगी, तो इन सबको ना अपने वोटर्स के साइकोमेट्रिक स्टडी की भी जरूरत होती है कि उनके अंदर क्या इशू चल रहा है, किस इशू को लेकर वो डिमांड कर रहे होते हैं, किस चीज को लेकर वो नाराज है, किस चीज में उन्होंने जो ऑन गोइंग गवर्नमेंट है उसकी तारीफ की है। इन सबको स्टडी करने में एआई बड़ा हेल्प करेगा। डाटा ड्रिवन गवर्नेंस डिस्कोर्स में भी लोकलाइज्ड इशू, जैसे आसाम में फ्लड, टी गार्डन वर्कर्स के लिए उनके लैंड राइट्स, अभी उसको लेकर आसाम की सरकार ने एक बड़ी अच्छी पहल की है। टी गार्डन वर्कर्स के वेजेज की बात कर लें, गुवाहाटी में रहने वाले लोगों के लिए अर्बन फ्लड्स की बात कर लें। तो ऐसे जो डेटा ड्रिवन मेजर्स हैं, एआई के हेल्प से ना सिर्फ लोगों के व्यूज को जाना जा सकेगा, बल्कि एआई आपको एक अप्रोच भी बनाकर दे देगा कि अगर आप ये लोगों से प्रॉमिस करते हैं, इस तरह से हम लोगों के इशू को सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स वाई कंस्ट्रक्टिव रोल है एआई का किसी भी इलेक्शन में, ना सिर्फ असम के इलेक्शंस बल्कि किसी भी स्टेट के इलेक्शंस में, उनके पर्टिकुलर इश्यूज, उनके पर्टिकुलर डिमांड्स, वहां के यूनिक वेराइटीज को लेकर। ओके, बट देयर आर सम रिस्क एज वेल। रिस्क क्या है? माइक्रो टारगेटेड मैनिपुलेशन। असम की हम अगर बात करें तो देयर आर मेनी इंडिजीनियस पीपल, मेनी इंडिजीनियस आइडेंटिटी ग्रुप, इंडिजीनियस आइडेंटिटी को रखने वाले ग्रुप्स हैं, और साथ ही साथ माइग्रेट करके आने वाले भी लोग हैं। तो इन दोनों के बीच का जो ऑनगोइंग जो डिबेट चल रहा है ना, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, जिसको पॉलिटिसाइज करने की भी कोशिश की जाती है, एआई उसको और बढ़ा सकता है। डिप फेक्स एंड सिंथेटिक मीडिया, डिप फेक के हेल्प से आज किसी भी इंसान के आइडेंटिटी के साथ छेड़छाड़ करना, उससे रिलेटेड इमेजेस, उससे रिलेटेड वीडियो बनाना, उससे रिलेटेड उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग डिप फेक करके बना देना। अब अगर मान लो किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी के लोगों के लिए, चाहे वो माइग्रेशन करके आई हो या इंडिजीनियस पीपल हो, अगर उनके किसी भी एक सिंपल फोटो से या इमेज वीडियो से छेड़छाड़ की जाए, तो एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस सोसाइटी में क्रिएट करेगा, जिसका पॉलिटिकल यूज किया जा सकता है। रैपिड डिसेमिनेशन, रैपिड डिसेमिनेशन क्या? Through local network makes real-time fact-checking nearly impossible during the critical silence period before polling. पोलिंग के पहले क्या होता है? जैसे मान लो सपोज कि कल 1 दिसंबर पोलिंग का डेट डिसाइड हुआ, तो 1 दिसंबर से पहले एक जो हमारी इलेक्शन कमीशन रहती है, वो 24 घंटे या 48 घंटे के लिए साइलेंस पीरियड रखती है कि उस टाइम में अब कोई भी प्रचार प्रसार नहीं हो सकेगा, वोटर्स को उनके हाल पे छोड़ दो, वो अपने समझदारी का, अपने इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, किनको वोट देना है उनके लिए। बट एआई के हेल्प से क्या किया जा सकता है ना, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा, इलेक्शन कमीशन भी यहाँ कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन पे कई तरह के एलिगेशन लगते हैं कि इलेक्शन कमीशन इज नॉट पेइंग ड्यू अटेंशन टुवर्ड्स द डिफरेंट issues which are being generated by the ruling parties, or election commission is not strictly taking actions against representatives of ruling party। तो ये ना इलेक्शन कमीशन के लिए और एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि इलेक्शन के 2 घंटे पहले ही एआई जनरेटेड कोई वीडियो, एआई जनरेटेड कोई मैसेज लोगों के मोबाइल तक पहुंच रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिविसिव नैरेटिव्स, जैसे मैंने तुमको बताया कि डीप फेक का यूज करके दो ग्रुप्स के बीच में वीडियोस बनाकर, ऑडियो बनाकर डिविसिव नैरेटिव को प्रमोट करना, वॉइस क्लोनिंग का यूज करना, ये सब ना आजकल बहुत खतरनाक बात हो चुकी है, पॉपुलर भी हो चुका है ये सारी यूजेज। आपको अभी एक वॉइस मैसेज आएगा मेरे आवाज में, और उसमें जो मैं अभी आसाम प्रहरी में जो कुछ बोल रहा हूँ इसको चेंज करके कुछ और भी बना दिया जाएगा, ऐसा पॉसिबल है। एंड अब आप वहां पे सोच रहे हो अरे सर ये क्या बोल रहे हैं, सर तो आसाम प्रहरी रिकॉर्ड कर रहे थे, या सर क्लास में मैं खड़ा हूं, क्लास ले रहा हूं, लेकिन मेरे क्लास के उसी स्पीच को एआई के यूज से वॉइस क्लोनिंग करके मैं बोल कुछ और रहा हूं, वहां पे कुछ और ही मेरे मुंह से आपको आवाज सुनाई देगी। ऐसा पॉलिटिकल लीडर्स के साथ किया जा सकता है, चीफ मिनिस्टर्स के साथ, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, अपोजिशन लीडर्स के साथ, जिससे अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश की जाएगी, पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाएगी। पर्सनल इंटीग्रिटी को, पर्सनल आइडेंटिटी को तो हमें पहुंचाया जाएगा, साथ ही साथ पूरे इलेक्ट्रल प्रोसेस पे सवाल का चिन्ह लग जाएगा। ये सारे वो रिस्क हैं, और अब उन रिस्क से डील करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और ज्यादा एआई ड्रिवन भी अपने अंदर, अगर एआई का मिसयूज कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पर्सन कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी एआई ड्रिवन कंट्रोल्स, एआई ड्रिवन फ्रेमवर्क्स लाने पड़ेंगे। जैसे मैंडेटरी लेवलिंग ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट, मिनिमम 10% ऑफ विजुअल स्पेस और ड्यूरेशन, कि मिनिमम 10% ही विजुअल या ड्यूरेशन रखा जाएगा। टेक डाउन ऑफ मिसलीडिंग कंटेंट विद इन 3 आवर्स ऑफ डिटेक्शन, ये सारी चीज किए जा सकते हैं। कुछ अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कुछ कर भी रहा है, आगे और कई चीजें करने की जरूरत है। दो देयर आर सम लिमिटेशंस एज वेल, बट आगे कई चीजें करने की जरूरत है जो कि हम ग्लोबल एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। जैसे स्लोवाकिया का एग्जांपल लेते हैं। स्लोवाकिया में क्या किया गया? 2023 में वायरल एआई जनरेटेड ऑडियो इन्फ्लुएंस्ड इलेक्शन आउटकम्स जस्ट डे बिफोर पोलिंग। अब स्लोवाकिया में ये चीज विटनेस किया गया कि एक एआई जनरेटेड ऑडियो ने इलेक्शन के प्रोसेस को जस्ट एक दिन पहले काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया।
तो वहां एक केस स्टडी बन गया कि अच्छा 24 घंटे पहले अगर एआई ऐसा कोई एआई जनरेटेड वीडियो या ऑडियो अराइज होता है जो अभी मैं तुमको समझा रहा था, तो इससे कैसे डील किया जा सकता है। तो इस केस स्टडी को हम यूज कर सकते हैं। यूएसए, फ्रांस, पाकिस्तान, यहां पर एआई का जहां जहां मिस यूज हुआ है या जहां पर कोई अच्छा यूज हुआ है, दैट कैन बी हेल्पफुल इन आवर प्लानिंग, ये हमारे प्लानिंग में हमें हेल्प करेगा। ओके, एंड सो नाउ द वे फॉरवर्ड बेस्ड ऑन इट। क्या वे फॉरवर्ड है? लीगल एंड स्टेचुरी बैकिंग जो अभी तक मिसिंग है। कोई लीगल स्टेचुरी बैकिंग अभी तक एआई को यूज को लेकर नहीं प्रॉपरली है। डिटेक्शन कैपेबिलिटीज के लिए इलेक्शन कमीशन को और बाकी जो हमारी एजेंसीज हैं उनको खुद अपने अंदर उनकी एआई कैपेबिलिटीज इंक्रीज करने की जरूरत होगी। प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी, अब चाहे व्हाट्सएप की बात हो जो कि हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। लोग अभी खाना भी खा रहे होता है, रोटी खाएं, रोटी खाने के बजाय पूरी मिल गया तो रोटी के साथ पूरी का भी फोटो व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल देंगे। तो ये जो व्हाट्सएप है या स्नैपचैट है या इंस्टाग्राम है या जो कुछ भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या यूट्यूब है, इनको भी अकाउंटेबल बनना पड़ेगा कि इनके थ्रू जो मीडिया शेयर हो रहा है, दे शुड ऑल्सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जेन्युइननेस ऑफ द डाटा। डेटा के जेन्युइननेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी है। सो इन वे फॉरवर्ड वाले मेजर्स को अप्लाई करके ना हम एआई का यूज भी करेंगे बट कंट्रोल्ड यूज कर सकेंगे। ठीक है, अब ये रहा आपके लिए मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन 250 वर्ड्स में है, तो 3 to 4 पेजेस में आप इस क्वेश्चन को लिखने का काम करोगे। एक और चीज देखो, मैं हमेशा बोलता हूं जो लोग भी मेरे से आंसर इवेलुएट करवाने आते हैं कि बाबू जब आंसर लिख रहे होते हो ना तो अपने कॉपी में ऊपर ही टाइम लिखो कि कितना टाइम तुमने लिया था। ये मुझे दिखाने के लिए नहीं है, ये अपने किसी और टीचर को दिखाने के लिए नहीं है, ये मॉनिटर करने के लिए है कि हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग टू राइट द आंसर। ये ना मॉनिटर खुद करोगे ना तो धीरे धीरे टाइम कंट्रोल कर सकोगे अपने मेंस एग्जामिनेशन में जाकर। नहीं तो कई लोग प्रीलिम्स तो क्लियर कर लेते हैं पर मेंस का पेपर उनसे नहीं फुलफिल हो पाता है इन गलती की वजह से। इसको धीरे धीरे सही कीजिए। पिछले मेंस में, पिछले प्रीलिम्स में कुछ गलतियां रह गई होंगी, अपकमिंग एग्जाम में वैसा ना हो उसके लिए ये मेजर्स लेने जरूरी है। ठीक है, और ये रहा आपका पहला प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। राइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक इससे है एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। इंडिया और इजराइल के बीच एक एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट जो कि कहां सेंटर्ड है? असम में। मतलब इंडिया और इजराइल अपने टेक्नोलॉजिकल जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको शेयर करेंगे। हियर यू कैन सी द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, राइट, एंड इजरायली काउंटर पार्ट्स को भी, इजरायली रिप्रेजेंटेटिव्स को भी आप देख सकते हैं। तो इजराइल के या फिर इजराइल के, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, असम के रिप्रेजेंटेटिव, ये मिलकर क्या कर रहे हैं? द ऑनरेबल सीएम इज इनॉग्रेटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स अंडर इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इन खेतरी। खेतरी रीजन में इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के अंदर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया। किस चीज के लिए? वेजिटेबल के लिए। बहुत अच्छी बात है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने बिजनेस के लिए देखा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने एजुकेशन के लिए देखा है। यहाँ पे सच में आसाम सरकार की इस पहल की तारीफ करनी जाएगी। ये काबिले तारीफ पहल है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत सरकार और इजराइल के सरकार के साथ मिलकर इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का फायदा उठाकर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल्स के लिए स्टेब्लिश किया है खेतरी रीजन में। चलिए अब हम इसके सिग्निफिकेंस को देखते हैं। क्या की हाईलाइट है इस प्रोजेक्ट का? तो की हाईलाइट है कि इसका लोकेशन खेतरी असम में है। राइट, इट इज स्प्रेड अक्रॉस 66 बीघा, मतलब अच्छा खासा एक डिस्ट्रीब्यूटेड रीजन में इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव है टू मॉडर्नाइज द वेजिटेबल प्रोडक्शन लैंडस्केप ऑफ असम बाय इंट्रोड्यूसिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड प्रोटेक्ट कल्टीवेशन। इजराइल जो है ना, इजराइल ना सिर्फ अपने देश के, अपने आसपास के पड़ोसियों के बॉर्डर टेंशन की वजह से परेशान रहता है, बल्कि वहां की जो जो क्लाइमेट भी है ना, वो क्लाइमेट भी ऐसी नहीं है कि आप सालों भर वहां पे खेती कर सको। बट इजराइल ने टेक्नोलॉजी का यूज करके, साइंटिफिक रिसर्च का यूज करके सालों भर सस्टेनेबल फार्मिंग को पॉसिबल बनाया है। वही चीज अब हम आसाम में रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ वैसे पहले से खेती होती है सालों भर, पर हम इसको और ज्यादा क्लाइमेट रेजिलियंट बनाएंगे, क्लाइमेट स्मार्ट बनाएंगे। स्मार्ट, देखो यहाँ पर भी स्मार्ट है, तुम भी स्मार्ट आईएएस के स्टूडेंट हो, तो आपकी तैयारी में भी ये स्मार्टनेस रहनी चाहिए। फंडिंग एंड कॉस्ट की बात करें तो 5.83 करोड़ इनिशियल है, आगे देखेंगे धीरे धीरे इंक्रीज होगा। द स्कीम इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द हॉर्टिकल्चर मिशन ऑफ फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट, HMNEH के अंदर इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। ये सब ना प्रीलिम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट करके लिखा है। पार्टनर्स इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हैं डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग असम एंड द टेक्निकल पार्टनर, ऑब्वियसली कहा इजराइल की एजेंसी मासेव नाम की ये जो इजरायली एजेंसी है ये टेक्निकल पार्टनर है। अब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। क्या टेक ट्रांसफर है? ये एक पिक्चर देखिए यहाँ पर, ऐसा आसाम में भी सेटअप हो जाएगा। ये हम इजराइल से एक पिक्चर ले रहे हैं। क्या अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वुड एक्ट एज अ डेमोन्स्ट्रेशन हब फॉर इजरायली एग्रीकल्चर। इजरायली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर के रूप में, डेमोन्स्ट्रेशन हब के रूप में ऐसे डेवलप किया जाएगा, है ना, ऐसा करके डेवलप किया जाएगा और फिर धीरे धीरे इनको रेप्लिकेट किया जाएगा आसाम के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग विलेजेस में।
यहाँ पे हाईटेक फैन एंड पैड ग्रीन हाउस रहेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ क्या किया गया है, एक ग्रीन हाउस एनवायरमेंट क्रिएट किया गया है। अब यहाँ पर सपोज ये गोभी का प्लांट है, कैरेट का है, आलू का है, प्याज का है, किसी और सब्जी का है ना, बैंगन का है। तो यहाँ पर इस प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में जैसे एक हाईटेक फैन एंड पैड ग्रीन हाउस है, यहाँ पर बैंगन को, गाजर को, आलू को, इन सबको कल्टीवेट करने का काम किया जाएगा, इवन ऑफ सीजन में भी। सॉइललेस कल्टीवेशन को भी प्रमोट किया जाएगा। असम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र और बाकी उसके ट्रिब्यूटरीज की वजह से कई बार ये चैलेंजेस फेस करता है कि हमारे जो एग्रीकल्चरल फील्ड होते हैं ना, वहां पर या तो ब्रह्मपुत्र से आने वाली रेत बिछ जाती है, बालू बिछ जाता है, या फिर कई बार क्या होता है कि लैंड कटिंग की वजह से वहां पर खेत का एरिया कम हो जाता है। तो हम कम सॉइल के केस में भी या हिली रीजन्स में भी हम कल्टीवेशन कर पाएंगे, वहां हेल्प करेगा हमें। प्रिसीजन फार्मिंग्स, इंस्टॉलेशन ऑफ आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड ऑटोमेटिक इरिगेशन एंड फर्टिगेशन सिस्टम। वाह कितनी अच्छी बात है, ऑटोमेटिक इरिगेशन। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अगेन यहाँ पे देखो पूरी तरह से एआई का तो यूज नहीं है, लेकिन इंटरनेट का या कंप्यूटर्स का यूज है कि जब प्लांट्स को नीड होगी ना, उसी टाइम में कंट्रोल्ड इरिगेशन होगा, जिससे ना तो वाटर का वेस्टेज होगा और ना ही ना ही प्लांट्स जो हैं वो ज्यादा पानी की वजह से सड़गल जाएंगे, वो भी सस्टेन करेंगे। तो हम एक चीज से क्या क्या काम कर रहे हैं, हम उनको पानी का नीड भी फुलफिल कर दे रहे हैं, हमारे यहाँ वाटर की स्कार्सिटी कुछ रीजन में हम वो भी एड्रेस कर पा रहे हैं। इस बार याद करो, गर्मी के सीजन में कुछ डिस्ट्रिक्ट असम में ड्रॉट हिट डिक्लेयर हो रहे थे, याद आ रहा है? तो वहां पे ये सारी चीज हमें बहुत हेल्प करेगी, है ना। एक टॉपिक को दूसरे न्यूज से कनेक्ट किया करो, किस तरह से हेल्प करेगा ऐसे कनेक्ट किया करो, ठीक है। And then polyhouse includes insect proof net houses to demonstrate year round production. Insects attack या पेस्ट अटैक भी एक बड़ा चैलेंज होता है, तो ऐसे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ना पेस्ट अटैक का भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे हम अपने घर में मच्छरदानी लगाकर बेड पर सोते हैं, या बेड पर बैठकर तुम पढ़ाई कर रहे हो, ऊपर मच्छरदानी लगा है, तो मच्छर अगर आसपास गाना भी गा रहा है तो वो गाना तुम्हारे कान तक तो आ रहा है, लेकिन तुम्हारे बॉडी को टच नहीं कर रहा है वो गाना, मतलब मच्छर तुम्हारा खून नहीं चूस रहा है। कुछ उसी तरह मान लो अगर पेस्ट अटैक भी होगा तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में नहीं लॉस होगा प्लांट्स को, या एकदम मिनिमम लॉस होगा। ये हमारा हो गया सिग्निफिकेंस। और हम सिग्निफिकेंस देखें, इट वुड बूस्ट नॉट ओनली आसाम बट द नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर। अभी आसाम से शुरू करके हम इसको आसाम और पूरे नॉर्थ ईस्ट में एप्लीकेबल कर पाएंगे, स्पेशली वेजिटेबल्स लाइक चेरी टोमेटो एंड कैप्सिकम। ये ना चेरी टोमेटो, कैप्सिकम, ठीक है, चेरी टोमेटो एंड कैप्सिकम के केस में भी। द लैब टू लैंड मॉडल, लैब टू लैंड मॉडल क्या, ये जैसे एक एग्जांपल आप यहां देख सकते हो। अगर हम मान लो इसको एक क्या कह सकते हैं, आपको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की बात कर लें कि एक सेंटर बनाया गया जहां पे फार्मर्स को बुलाकर ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको ये मॉडल समझाया जा रहा है। अब इसी मॉडल को, इसी टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग को, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को फार्मर्स को बोला जाएगा कि आप इसको जाकर अपने गांव में अप्लाई कीजिए, आप इसको जाकर अपने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई कीजिए। तो जो चीज सपोज उनको एक लैब में, लैब मतलब ऐसा लैब है ना, इस लैब में यहां पर जो ट्रेनिंग दी गई वो अपने लैंड में, अपने बारी में, अपने खेत में, अपने गांव में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली इट वुड डीपन द इंडो इजराइल टाइज। इंडिया और इसराइल के बीच अच्छे रिलेशन हैं, वो रिलेशन और बढ़िया होंगे। और बिल्कुल अगर कोई देश हमें कुछ अच्छा सिखा रहा है तो हमें सारे पॉलिटिक्स भूलकर, सारे भेदभाव भूलकर सीखना चाहिए। सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, बताओ, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस हो गया। अब हम इंडो इजराइल उस एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप है जो कि 2006 में लॉन्च किया गया था। 2006 में स्टार्ट हुआ, फॉर्मली लॉन्च कब हुआ, 2009 में, है ना, ये डिटेल याद रखिएगा। इट वाज स्टार्टेड इन 2006 बट फॉर्मली लॉन्च इन 2009। ये सारे बेसिक डिटेल्स याद रखने हैं। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी भारत की तरफ से नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एंड इजराइल की तरफ से मॉसेव नाम की एजेंसी है जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस शेयर करने का काम करेगी, ठीक है। ये इजराइल का मैप है, यहाँ पे मैंने शेयर किया है, तुम इसको जूम करके भी देख सकते हो या गूगल पे जाकर भी इजराइल के मैप को स्टडी करो, क्योंकि मैप बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस फिल्म्स में, मैप बेस्ड क्वेश्चंस फिल्म्स में आते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो सक्सेस मॉडल है उसको हम वे फॉरवर्ड के रूप में, सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं करूंगा मैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है मैंने। ये जो सक्सेस मॉडल है कि किस तरह से आसाम में एग्रीकल्चर वेजिटेबल से रिलेटेड प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ना सिर्फ चेरी टोमेटो या कैप्सिकम नहीं, बाकी वेजिटेबल्स के लिए भी हम उसको बाकी स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं क्या, नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स में या इंडिया के बाकी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज में। तो बिल्कुल वी कैन रेप्लिकेट इट अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स। जो चीज अभी खेतरी से स्टार्ट किया गया वो आसाम के बाकी डिस्ट्रिक्ट में होगा और फिर इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में। सॉरी। देन फार्मर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, फार्मर हमारे मेहनती होते हैं, वो अपने खून से, अपने पसीने से फसल तो उगाते हैं, अगर उनको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल जाए ना तो प्रोडक्शन का रेट, प्रोडक्शन का जो क्वांटिटी है वो और इंक्रीज हो जाएगा।
राइट। भारत सेल्फ सस्टेनेबल बन सकेगा, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सकेगा, मार्केट लिंकेज को बढ़ाया जाएगा एंड सस्टेनेबिलिटी सेफगार्ड, क्लाइमेट चेंज की वजह से या आपको डिफरेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस की वजह से या फिर पेस्ट अटैक की वजह से कई बार बेचारे फार्मर्स का जो फसल होता है वो बर्बाद हो जाता है, वो बर्बाद नहीं हो सकेगा। सो ये इसके वे फॉरवर्ड वाले मेजर्स हो गए जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम आने वाले हैं। ओके, एंड नाउ द मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये रहा आपका मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये 150 वर्ड्स का है, मतलब इसको 2 पेज में लिखोगे, लेकिन 2 पेज में लिखोगे, यहां पर भी टाइम मॉनिटर करोगे, ऊपर अपना टाइम लिखा करो कि कितना टाइम लगा, है ना, घड़ी देखकर लिखने बैठना है। और ये रहा प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए सिंसियरली, बिना किसी बहाने के। थर्ड टॉपिक पर आते हैं। थर्ड टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स बिल। कहां के पर्सपेक्टिव में? आसाम के पर्सपेक्टिव में। बट पेटा इसकी क्रिटिसाइज कर रहा है। पेटा इज क्लेमिंग, पेटा एक बॉडी है, हम बात करेंगे इसके बारे में। इट स्लैम्स पैसेज ऑफ आसाम लॉ अलाउइंग फेस्टिव बफेलो फाइट्स। बिहू के टाइम में जो फेस्टिव बफेलो फाइट्स होते हैं, पेटा बोल रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। आसाम की सरकार बोली कि भैया हमने तो बिल पास कर दिया है, अब पेटा और आसाम की सरकार के बीच का ये जो टसल है हम इसको भी समझेंगे। चलिए हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो असम असेंबली क्लियर्स बिल टू एग्जेम्प्ट ट्रेडिशनल बफेलो फाइट फ्रॉम एनिमल क्रुएल्टी लॉ। ऐसा कई दूसरे स्टेट्स ने भी किया है। मैंने तुमको प्री सिक्योर के भी सेशन में ये डिस्कस करवाया था, बताओ करवाया है कि नहीं करवाया है? जो लोग सिंसियरली देख रहे हैं उनको पता होगा। सो आज हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स बिल, असम अमेंडमेंट बिल 2025 का। किस बफेलो फाइट को लेकर? मोजू नाम के जो बफेलो फाइट है, जो बिहू फेस्टिवल के टाइम में, माघ बिहू फेस्टिवल के टाइम में कुछ रीजन्स पे प्रैक्टिस किए जाते हैं, उसको अब ना एनिमल क्रुएलिटी से बाहर कर दिया गया है कि ये जो ट्रेडिशनल बफेलो फाइट होगा मोजू नाम का, या बफेलो फाइट इंग्लिश में बोले ट्रेडिशनल बफेलो फाइट माघ बिहू फेस्टिवल का, माघ बिहू फेस्टिवल का, तो ये क्रुएलिटी नहीं है। मतलब अगर कोई भी विलेज का ग्रुप, कोई भी लोगों का ग्रुप है ना, बिहू मनाने वाली कमेटी, किसी विलेज के लोग, किसी शहर के लोग, अगर वो मोहजू ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बफेलो फाइट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं माघ बिहू के टाइम में, तो उनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकेगा, क्योंकि असम की सरकार ने इनको एग्जेम्प्ट करने का काम कर दिया है। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मोहजू का, इस फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। तो इट इज ए ट्रेडिशनल बफेलो फाइट सेलिब्रेटेड इन असम। एक ट्रेडिशनल बफेलो फाइट है, राइट, विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कल्चरल फेस्टिविटीज ड्यूरिंग माघ बिहू। माघ बिहू के टाइम में एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हिस्टोरिकल ओरिजिन की बात करें तो अहोम किंगडम्स के टाइम से, अहोम रूलर्स के टाइम से इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। कुछ लोग उसके पहले से भी इसके ओरिजिन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो हमारे फेमस किंग्स की बात करें तो स्वर्गदेव रुद्र सिंहा जी ने भी इस ट्रेडिशनल जो बफेलो फाइट है इसको पेट्रोनाइज किया था अपने रंग घर शिवसागर में। चलिए आपसे एक और चीज, आपको एक होमवर्क मिल गया, आप रंग घर के बारे में पढ़िएगा, इनके इसके बारे में पढ़िए। जीएस पेपर 5 के क्लासेस में भी पढ़ते हो और अलग से भी पढ़ो। ठीक है, पर्पस इसका क्या होगा? हिस्टोरिकली दीज इवेंट्स वर हेल्ड टू बूस्ट द मोरल एंड मार्शल स्पिरिट ऑफ द सोल्जर्स। और अब क्या है, अभी प्रेजेंट में इसका क्या है, ऐसे जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स होते हैं ना, ट्रेडिशनल जो फेस्टिवल्स हैं या फिर ये ट्रेडिशनल बफेलो फाइट है या पर्टिकुलर किसी और एनिमल से रिलेटेड है, वो दो चीज को काम करता है। एक तो क्या करता है कि जो हमारी पहले लेगेसी है, रिच लेगेसी है, उसको भी प्रेजेंट जनरेशन के सामने प्रेजेंट करने का काम, प्रमोट करने का काम करता है। साथ ही साथ अब इन बफेलो फाइट्स में बफेलोज की स्पेशल ट्रेनिंग होती है, इनको अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है ना, तो इनका भी प्रोटेक्शन हो गया। हालांकि यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये एनिमल क्रुएलिटी नहीं है, क्वेश्चन मार्क आता है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। राइट, इन रीजन में, आठगुरी रीजन में, नौगांव में, शिवसागर में और इसके अलावा आसाम के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी, बाकी लोकेशंस में भी प्रैक्टिस किए जाते हैं। चलिए अब हम इस बिल की बात करें, जिस बिल को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो बिल है, प्रेजेंट बिल, ये पीसीए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एक्ट को अमेंड कर रहा है, उसके सेक्शन 11 को स्पेशली। रेशनल क्या दिया गया, रीजन क्या दिया गया? इट डिक्लेयर्स मोजू एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ एसएमएज हेरिटेज। सरकार ने क्या बोला कि मोहजू जो है वो एक इंट्रिंसिक पार्ट है एसएमएज हेरिटेज का। अब लोग इस चीज को नहीं प्रैक्टिस कर पाते थे ड्यू टू दैट सेड बिल ऑफ 1960 के उस बिल के वजह से नहीं प्रैक्टिस कर पाते थे। एंड दैट्स वाई असम की सरकार ने क्या बोला कि हमने बाकी स्टेट जैसे तमिलनाडु, जैसे कर्नाटका जहां पे कंबाला प्रैक्टिस किया जाता है, तमिलनाडु जहां जल्लीकट्टू प्रैक्टिस किया जाता है, एंड महाराष्ट्र जहां पर बुलक कार्ट रेस प्रैक्टिस किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हो, ये तो मोहजू हो गया असम का, ये बुलक कार्ट रेस महाराष्ट्र, कंबाला कर्नाटका एंड जल्लीकट्टू तमिलनाडु। तो यहां पर भी इन राज्यों की सरकारों ने कुछ एग्जेम्पशंस दिए कि ड्यूरिंग पोंगल और ड्यूरिंग ओनम और ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल हम ना कंबाला को या जल्लीकट्टू को या बुलक कार्ट रेस को एग्जेम्प्ट करते हैं, ये एनिमल क्रुएलिटी में काउंट नहीं होगा। तो असम की सरकार भी बोली है कि सिंस मोहजू दिस बफेलो रेस, दिस बफेलो फाइट इज एन पार्ट ऑफ असम्स हेरिटेज, असम्स कल्चर, एंड दैट्स वाई प्रेजेंट जनरेशन को भी इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, इसके बारे में मालूम होना चाहिए।
ठीक है, दैट इज द रेशनल गिविंग बिहाइंड दिस बिल। बट अब हम पेटा की भी बात करेंगे, इस बिल के और डिटेल्स हम देख लेते हैं, 1960 वाले डिटेल्स देख लेते हैं। तो जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स 1960 बिल था, उसका ऑब्जेक्ट था टू प्रिवेंट द इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑन एनिमल्स। 1960 का ये बिल है, ओरिजिनल बिल, जिसको अभी अमेंड किया जा रहा है। एंड अंडर द एक्ट एन एनिमल इज डिफाइंड एज एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। एनिमल को डिफाइन भी किया गया है, ये पॉइंट याद रखो, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि एनिमल इज डिफाइंड और नॉट अकॉर्डिंग टू दिस बिल। तो यस, एनिमल इज डिफाइंड, इस तरह से डिफाइन किया गया है। तीन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से तीन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाकर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी इसी बिल के अंदर बनती है। स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड्स एंड सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन टू क्रुएलिटी एनिमल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ऐसे तीन बोर्ड्स बनाकर, 3 टायर स्ट्रक्चर बनाकर एनिमल क्रुएलिटी को रोकने का काम प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 से किया जाता था। कुछ एग्जाम्पशंस हैं, जैसे किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड व्हेन डन अंडर ह्यूमन कंडीशन। मान लो जैसे अगर आप आज जाते हो, आप आज चिकन का मीट खाते हो, है ना, आप आज मटन का मीट खाते हो, या बफलो मीट भी बिकता है, या काउ मीट भी कई जगह कई लोग कंज्यूम करते हैं डिफरेंट रिलीजन में। तो अगर फूड के लिए कंज्यूम किया जा रहा है तो एग्जाम्पशन यहाँ पे मिला रहता है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी एग्जेम्प्टेड है, लेकिन वो भी अगेन सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट में होना चाहिए। एंड रिलीजियस सेक्रीफाइसेस अनलेस गवर्नमेंट बैंड, कि अगर रिलीजियस सेक्रीफाइसेस भी हो रहे हैं, कई ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पे रिलीजियस सेक्रीफाइसेस होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि कई मंदिरों में अभी भी बफलो की बलि पड़ती है या पाठा की बलि पड़ती है, ठीक है, बकरीद के टाइम में बलि पड़ती है। तो उन सब केसेस में एनिमल क्रुएलिटी से एग्जेम्पशन मिला हुआ है। तो राज्य सरकारें यही बोलती हैं कि जब उन केसेस में एग्जेम्पशन है तो फिर हम एग्जेम्पशन किसी ट्रेडिशनल फाइट के केस में क्यों नहीं दे सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैंने तुमको पेटा का क्रिटिसिज्म और साथ में लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन भी समझाया। पहले ये वाला पार्ट देख लो, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस। तो द फेडरल पावर अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, एनिमल क्रुएलिटी जो है ना वो कॉन्करेंट लिस्ट में पड़ता है। एंड सिंस कॉन्करेंट लिस्ट में पड़ता है, सो दैट्स व्हाई इट अलाउज स्टेट्स टू लेजिस्लेट, बट इट रिक्वायर हार्मोनाइजिंग विद द सेंट्रल पीसी एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट एक्ट बना सकती है लेकिन सेंट्रल पीसी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो खैर ये कुछ खास दिक्कत नहीं होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कम ही होता है कि अपने एक्ट में किसी चेंज को लेकर स्टेट्स को रोकने का काम करती है, बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट दे आल्सो रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिजीनियस पीपल, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोडालिटी वर्सेस कल्चरल राइट की बात करें तो एक कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है आर्टिकल 29 जो कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 51 ए जो है वो कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स को भी दिखाता है, 51 ए का जी जो पार्ट है। सो देर आर ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोडालिटी एंड कल्चरल राइट्स को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरफ आर्टिकल 29 कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात कर रहा है, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन का ही आर्टिकल 51 ए जी बात कर रहा है कि लिविंग क्रिएचर्स के थ्रू टुवर्ड्स हमें कंपेशन भी दिखाना चाहिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट के एक केस की भी हम बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट इन ए नागराजा 2014 केस रिकॉग्नाइज्ड एनिमल डिग्निटी अंडर आर्टिकल 41। अब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, जो कि एक मेन आर्टिकल है, हमेशा डिस्कस होता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, है ना, चाहे राइट टू लाइफ की बात करें, राइट टू प्राइवेसी की बात करें, किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट वहां पर बोल रहा है कि एनिमल डिग्निटी भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो एक बड़ा एक कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यू अराइज हो जाता है कोर्ट्स के सामने, सुप्रीम कोर्ट्स के या हाई कोर्ट के सामने, कि भाई ऐसे केसेस में क्या करें। राज्य सरकार एक तरफ बोलती है कि हम तो आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग कल्चरल प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अब बेचारा फंस जाता है कि हम नागराज केस की बात माने, आर्टिकल 51 ए की बात माने, किसकी माने। दूसरी तरफ पेटा आ जाता है, पेटा जो कि एनिमल वेलफेयर के लिए एक बॉडी बनी हुई है, वो क्या बोलती है कि भाई आप लोग अगर इस तरह से कल्चरल प्रिजर्वेशन के बहाने या फिर रिलीजियस सेक्रीफाइस के बहाने अगर एनिमल्स का हार्म करते ही रहोगे तो फिर एनिमल्स का कंजर्वेशन किस तरह से हो सकेगा, कैसे हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेंगे। एंड दैट्स व्हाई देयर आर मेनी सच केसेस व्हिच आर पेंडिंग इन आवर कोर्ट्स। इन हमारे कोर्ट्स में ऐसे कई केसेस पेंडिंग है, कई बार जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। जैसे द गुवाहाटी हाई कोर्ट इन दिसंबर 2023 हैड स्ट्रक डाउन असम्स एसओपी परमिटिंग बफलो एंड बुलबुल फाइट्स ड्यूरिंग माघ बिहू। अच्छा, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 2023 में एक प्रोविजन को स्ट्रक डाउन कर दिया था, है ना, इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। अब देखने वाली बात होगी कि इस बिल को लेकर आगे क्या करेंगे। अगर मान लो पेटा गुवाहाटी हाईकोर्ट जाती है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाती है तो आगे क्या होगा, ये चीज देखने की बात होगी, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड है बैलेंसिंग कल्चरल हेरिटेज एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट। आर्टिकल 29 एंड 51 या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो होते हैं ना, हमें इन दोनों के बीच में ना या इन सब के बीच में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि अपने लोकल कल्चर का भी सम्मान करना जरूरी है, बस साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि एनिमल्स वेलफेयर का भी ख्याल रखा जाए, राइट। द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड शुड बी क्लियर, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड भी क्लियर होने चाहिए। अगर तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में कुछ एग्जाम्पशंस दिए गए हैं तो आसाम की सरकार भी ऑब्वियसली बात करेगी कि रेगुलेशन तो फिर यूनिफॉर्म होना चाहिए। जब तमिलनाडु की सरकार रेगुलेशंस
में अपने चेंजेस कर सकती है, तो आसाम क्यों नहीं, राइट? द पब्लिक अवेयरनेस शुड आल्सो बी देयर, क्योंकि कल्चर पब्लिक से ही रिलेटेड होता है। तो अगर पब्लिक की किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस को लेकर उसे रोकने की बात की जा रही है या उसको रिवाइव करने की बात की जा रही है, तो कम्युनिटी डायलॉग होना जरूरी है। पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक से बात करना जरूरी है। डेमोक्रेसी भले इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती हो, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ टूल्स समय टू समय जरूर यूज किए जाने चाहिए। देन हम बात करते हैं जुडिशियल एंड एक्सपर्ट ओवरसाइट का। जुडिशियल बॉडीज के पास, कोर्ट्स के पास तो बिल्कुल ये केसेस जाते हैं। हम एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट्स के बारे में या फिर एनिमल वेलफेयर रिसर्चर्स की भी ओवरसाइट्स ले सकते हैं, उनके व्यूज ले सकते हैं, कम्युनिटीज के व्यूज ले सकते हैं, उन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे बिठाकर तब एक कंक्लूजन पर आ सकते हैं। तब हमारा फाइनल एक वे फॉरवर्ड निकल सकेगा, जहां पर कल्चर भी प्रिजर्व हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ एनिमल के भी राइट्स हार्म नहीं होंगे, एनिमल्स पर भी किसी भी टाइप की क्रूएलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये रहा आपका मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, उस चीज पर बेस्ड 150 वर्ड्स का है, मतलब 2 पेजेस में आपको लिखने हैं, और ये पेज लिमिट भी फॉलो किया करो। और रहा प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, देन आसाम सेट सैटेलाइट की बात करते हैं। आसाम सेट सैटेलाइट अगेन सबसे अच्छी बात है, देखो यहाँ पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं, और इनकी एक बात काबिल तारीफ मुझे लगी कि इन्होंने टेक्नोलॉजी के फील्ड में या इकोनॉमी के फील्ड में बिल्कुल पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं लाना है। इन्होंने सच में अच्छा काम किया है, चाहे वो युवाओं को एआई इनेबल्ड सर्विसेज देने की बात हो, या आज जैसे हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर में इंडिया इजराइल पैक्ट का इस्तेमाल करने की बात हो, उससे लाभ उठाने की बात हो, है ना, या फिर स्कूल्स में एआई इनेबल करवाने की बात हो, एआई का यूज इलेक्ट्रल प्रोसेस में स्टार्ट करवाने की बात की जा रही हो, है ना, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना कि वो अपने स्पेस से रिलेटेड या सैटेलाइट से रिलेटेड उनकी जो रिसर्च एक्टिविटीज हैं इसरो के साथ वो कर सकें, इन सब चीजों में इन्होंने बिल्कुल कमेंडेबल काम किया है। और वैसा ही एक पहल है असम सेट का, असम सेट, जहां पे इसरो के हेल्प से असम इज गोइंग टू डेवलप अ डेडिकेटेड स्टेट ऑन सैटेलाइट। ये ना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भारत के कई और राज्य जिनका जीडीपी असम से भले ज्यादा हो, बल्कि फिर भी अभी तक उन्होंने ये अचीवमेंट नहीं हासिल किया है। तो ये अचीवमेंट अगर असम हासिल कर पाता है, तो रियली एक काबिल तारीफ होगी, इनको हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा इस चीज के लिए। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा ऑन डिमांड सर्वेलियंस कैपेबिलिटीज। असम को ऑब्वियसली सर्वेलियंस की भी जरूरत है। ये सिर्फ असम को नहीं, बाकी सारे उन स्टेट्स को जरूरत है जो अपना बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स शेयर करते हैं दूसरे देशों के साथ या बाकी दूसरे स्टेट्स के साथ, डिफरेंट अलग अलग रीजन के वजह से। इवन एनिमल प्रोटेक्शन के लिए भी सर्विलेंस की जरूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बड़ी काम आने वाली होती है। अब हम आसाम सेट की डिटेल्स देखते हैं। तो आसाम सेट के लिए हमें टेक्निकल गाइडेंस ऑब्वियसली इसको प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ इन स्पेस नाम की एजेंसी, जो कि रेगुलेटरी एंड प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटेशन एजेंसी है, फैसिलिटेट करने का काम करेगी प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टाइज का। एंड एनएसआईएल, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कॉमर्शियल लैब, मतलब ये तीनों ग्रुप मिलकर, ये तीनों इंस्टीट्यूशंस मिलकर आसाम सेट को डेवलप करेंगे। पॉलिसी बैकबोन क्या है, पॉलिसी सपोर्ट क्या है? द इनिशिएटिव अलाइंस विद द नेशनल स्पेस पॉलिसी 2023 which encourages non-government agencies and states to utilize space assets। मतलब इन स्पेस एंड इसरो जैसी एजेंसीज या फिर एनएसआईएल जैसी एजेंसीज मिलकर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, आसाम इस चीज को यूज कर रहे हैं नेशनल स्पेस पॉलिसी को डिफरेंट स्टेट्स में, बाकी स्टेट्स भी कर सकते हैं, बाकी यूनियन टेरिटोरीज भी कर सकते हैं, वहां पर ना स्पेस बेस्ड इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक ड्राफ्ट असम स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी अभी प्रिपेयर की जा रही है, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके फीचर्स को। सबसे पहले बात करते हैं कि असम को सैटेलाइट की जरूरत क्या है। तो सैटेलाइट की जरूरत है फ्लड मैनेजमेंट के लिए। फ्लड मैनेजमेंट के लिए इसलिए क्योंकि अगर फ्लड मैनेजमेंट को लेकर हमारे पास रियल टाइम डाटा अवेलेबल होना, तो रियल टाइम डाटा अवेलेबल होने से ना सिर्फ हम फ्लड से रिलेटेड हानि को रोक पाएंगे, बल्कि फ्लड आने के बाद फिर जो रिलीफ मेजर्स होते हैं या फिर जो रिवैम्प मेजर्स होते हैं, किस तरह से वापस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके, वहां पर भी सॉल्यूशन मिल सकेगा। और आसाम इससे बिल्कुल जूझ रहा ही है। बॉर्डर सिक्योरिटी, पोरस बॉर्डर है, बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर असम शेयर करता है, और चाइना के बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, डायरेक्ट चाइना से बॉर्डर भले नहीं शेयर कर रहा हो, पर ज्यादा दूर तो नहीं है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, सर्विलियंस के लिए भी यूज हो सकेगा। इवन जो एनिमल स्मगलिंग का काम करते हैं, चाहे वो काजीरंगा माइनस वाले रीजन में हो, वहां पर भी यूज कर सकेंगे। एंड असम सैटेलाइट का यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में या फिर टी गार्डन्स वाले रीजन में भी यूज किया जा सकता है। तो बात क्या हुई कि फ्लड मैनेजमेंट, जिससे डे टू डे लोगों को नुकसान होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी, जिससे ना सिर्फ आसाम बल्कि पूरे देश के सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा, एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो कि ना सिर्फ आसाम के लोगों के रोजी रोटी का इंतजाम करेगा, बल्कि आसाम की इकोनॉमी को बढ़ाएगा और भारत को भी आत्मनिर्भर बनाएगा। इन तीनों चीज में आसाम सेट या ऐसे सैटेलाइट हेल्प कर सकते हैं। मतलब रेलेवेंस तो बिल्कुल है, बट चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंजेस और कॉस्ट का आता है।
कॉस्ट का क्या कि अभी आसाम के पास ना कई ऐसे चैलेंजेस हैं, और वहां पे 400 से 500 करोड़ का अगर हम ये बजट पास करते हैं आसाम सेट को लेकर, तो अपोजिशन भी क्रिटिसाइज करेगी और लोग भी बोल सकते हैं कि साहब, जब हमारे पास मेन दिक्कत हो रही थी कि सड़क बनाने में पैसे कम पड़ रहे हैं या हमें टैक्स के रूप में ज्यादा पैसा कुछ चीजों में पे करना पड़ रहा है, तो आपने 400 करोड़ वहां क्यों खर्च कर दिए। तो ये बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। अगर असम की सरकार ये बैलेंस कर पाती है प्राइवेट सेक्टर्स के हेल्प से या भारत सरकार के हेल्प से, तो बिल्कुल अच्छी पहल होगी। दूसरा, टेक्निकल कैपेसिटी लोकल लेवल्स पे बढ़ाना। इसके लिए सबसे पहले आसाम को क्या करना है ना, जो आसाम की डेमोग्राफी है वो तैयार है, जो यूथ है वो तैयार है, बस उन यूथ को ना स्किल्स प्रोवाइड किया जाए। यूथ मेहनती हैं, मेहनत करने को रेडी हैं, बट स्किल्स की कमी है। एक बार जब उनको स्किल्स मिलने लग गया ना, तो लोकल लेवल पर ही स्किल्ड लेबरर्स, स्किल्ड इंजीनियर्स, स्किल्ड वर्कफोर्स प्रिपेयर होगा, मेल फीमेल दोनों का। और वो जो स्किल्ड वर्कफोर्स है ना, वो ऐसी चीजों के कॉस्ट को कम कर देगा। अब अगर हम बेंगलुरु से, चेन्नई से इंजीनियर्स मंगाए, अमेरिका से इंजीनियर्स मंगाए, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा ना। आसाम में ही वो लोग मिले तो कम हो जाएगा। And obsolescence. Satellite technology evolves rapidly. A satellite launched today may become obsolete in 5 years. ये obsolescence वाला मेजर क्या है कि अभी सपोज हमने 500 करोड़ लगाकर एक सैटेलाइट लॉन्च किया, लेकिन टेक्नोलॉजी जिस तरह से इवॉल्व हो रही है ना, कि हो सकता है कि 5 साल के बाद ये सैटेलाइट ऑब्सोलीट हो जाए, इसका उतना ज्यादा यूज ना हो, लेस यूजफुल हो जाए। इस चीज को भी ध्यान रखना है कि क्या हम उसको बाद में डेवलप कर सकते हैं, क्या हम उसको अपने चेंजिंग नीड के अकॉर्डिंग रियलाइन कर सकते हैं, ये देखने की भी जरूरत है। तो ये 3 चैलेंजेस हैं, अगर इन चैलेंजेस पे वर्क किया गया, तो हम इन वे फॉरवर्ड के हेल्प से बिल्कुल आसाम सेट को सक्सेसफुली और सस्टेनेबली यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने वे फॉरवर्ड क्या निकाला, हमने वे फॉरवर्ड निकाला हाइब्रिड डाटा मॉडल, मतलब बाई प्लस बिल्ड। पार्टनर इमीडिएटली विथ स्टार्टअप्स टू प्रोक्योर डाटा नाउ एंड देन बिल्डिंग प्रोसेसिंग कैपेसिटी व्हाइल द सैटेलाइट इज बीइंग बिल्ट। सिंपली इसको ऐसे समझ लीजिए कि कुछ चीज हमें बाहर से खरीद कर लानी है और कुछ चीज हमें खुद ही अपनी बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। जैसे सपोज मान लो कि तुम्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आप क्या कर रहे हो, आप यूट्यूब से आसाम प्रहरी के लेक्चर्स भी देख रहे हो करंट अफेयर्स के लिए, और साथ ही साथ आपको जैसा हम बोलते हैं कि रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, आप वहां से भी पढ़ रहे हो, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिला तो अपने नोटबुक में तुमने लिख लिया। तो आप साथ ही साथ बाहर से एक्सपोर्ट भी कर रहे हो यूट्यूब से कंटेंट, और आप अपने लोकल लेवल पर भी, मतलब खुद के पर्सनल लेवल पर भी आप क्या कर रहे हो, न्यूज़पेपर से या बुक से पढ़कर अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। कुछ वैसा ही कि हम पार्टनरशिप करेंगे पिक्सल जैसे एजेंसी, गैलेक्सी आई एजेंसी या बाकी कई स्टार्टअप एजेंसीज के साथ, और बिल्डिंग कैपेसिटी अपनी भी बढ़ाएंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाना हमेशा ये बिल्कुल जरूरी है। रीजनल कंसोर्टियम, नॉर्थ ईस्ट सैटेलाइट कंसोर्टियम अगर हम डेवलप करेंगे, तो आसाम के साथ साथ बाकी स्टेट्स भी कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। फाइनेंशियल जो बर्डन है आसाम के ऊपर वो भी कम हो जाएगा, बेनिफिट्स भी सबको मिलेगा। ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये क्या होगा ना, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ाएगा, जो कि जरूरी है। 7 सिस्टर्स हैं, पर इन 7 सिस्टर्स के बीच जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो कैसा है, ये तुम में से किसी से छिपा नहीं है। कोऑर्डिनेशन बहुत कम है, ये कोऑर्डिनेशन बेहतर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बात भले कड़वी लगे सुनने में, पर सच्चाई है ये। ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, आसाम को अपनी स्पेस टेक पॉलिसी को और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी ग्राउंड पर लाने की जरूरत है। ना सिर्फ आसाम को बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को और भारत सरकार को, कि अगर हम ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेहतर कर सके, अगर हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को हर स्टेट में सक्सेसफुल बना सके, तो हमारा कॉस्ट भी कम होगा, और कॉस्ट कम होने के साथ साथ हम फ्यूचर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे। एंड देन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन, लाइक इंटीग्रेटिंग सैटेलाइट डाटा विद गति शक्ति मास्टर प्लान एंड मिशन वसुंधरा। लैंड रिकॉर्ड्स के लिए जो मिशन वसुंधरा है, या फिर गति शक्ति मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या बाकी ऐसे जो प्लान्स हैं, अगर हम उनको सैटेलाइट डाटा के साथ कनेक्ट कर पाए, तो दो चीज हमारा हो पाएगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्रीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फास्टर रेट पे कंप्लीट हो सकेंगे, तो सैटेलाइट का यूज डे टू डे बना रहेगा। 5 साल के बाद जो मैं बोल रहा था ना कि ऑब्सोलीट हो जाएगा, वो ऑब्सोलीट नहीं रहेगा। लैंड रिकॉर्ड में भी अगर हम सैटेलाइट को यूज कर सकेंगे, तो लोगों के लिए गवर्नेंस ज्यादा इजी हो जाएगा, तो फिर वो कभी ऑब्सोलीट नहीं रहेगा। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं वे फॉरवर्ड के लिए। ओके, एंड सो नाउ अगेन इस टॉपिक पर भी बेस्ड मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज आपके लिए 4 मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मतलब आराम से इस पूरे वीक में बैठकर तुम इन चारों क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, और प्रीलिम्स बेस्ड ये रहा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। ये आज के 4 मेन टॉपिक थे। एक और टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर हमारे यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने बोला, ही लॉर्ड्स द लॉन्च ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन बोडो एंड कश्मीरी लैंग्वेजेस। बहुत अच्छी बात है, बोडो एंड कश्मीरी लैंग्वेज में भी कॉन्स्टिट्यूशन के लॉन्च पर श्री अमित शाह जी ने भी तारीफ की। तो इस न्यूज क्लिपिंग को भी पढ़िए, याद रखिए, और उससे ही मिलता जुलता, उससे ही इंस्पायर्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो टोटल आज मेंस बेस्ड कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, 4, और प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस कितने हो गए हैं, 5। तो ये 5 प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे। मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इंग्लिश में या ऐसे में लिखकर अपने अपने टीचर से इवैल्यूएट करवाइए।
ठीक है, पूरा हफ्ता आपके पास है असम प्रहरी के सेशन को धीरे धीरे करके कवर करने के लिए। नवंबर का मंथ भी खत्म हो गया है। अगले वीक में मैं कंपाइलेशन टेलीग्राम चैनल पे और स्मार्ट आईएएस का जो ऐप है वहां पर भी अपडेट करवा दूंगा, वेबसाइट पे भी अपलोड करवा दूंगा। आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा के रिवाइज कर लो नवंबर का असम प्रहरी। रिविजन भी साथ ही साथ चलते रहना चाहिए। ऑल क्लियर? तो ये आपका आज का आसाम प्रहरी का सेशन था। अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए सिंसियरली, राइट? यही आपसे उम्मीद है। हम लोग अगले सेशन में अगले संडे को फिर मिलेंगे आसाम प्रहरी के नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, रिवाइज प्रॉपरली। जय हिंद।